बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज काबीना का अहम इजलास जारी है। जाली लाइसेंस का मामला विफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। विफाकी काबीना पायलट्स के जाली लाइसेंस को मनसूख करने की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल समेत पार्टी अमूर पर भी गौर होगा। विफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडा भी ज़ेर गौर होगा। वजारत दाखिला की जानिब से ममनुआ असलहा लाइसेंस के अजरा का मामला भी शामिल किया जाएगा। EOBI ऑप्शंस की पेंशन्स में इजाफे का फैसला भी विफाकी काबीना करेगी। विफाकी काबीना के एजेंडे में ईरान, इराक और दीगर ममालिक के लिए ज़ायरीन पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। काबीना को विफाकी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल पर नेशनल हेल्थ रिफॉर्मर्स टास्क फोर्स की ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के MD की तैनाती का एजेंडा भी ज़ेर गौर आएगा। ECC और काबीना की तवानाई कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। तो दूसरी जानिब सेक्रेटरी खारजा के यूरोपीय ममालिक के सफीरों के साथ राब्ते यूरोपीय यूनियन का PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। इससे पहले पायलट्स के जाली लाइसेंस की बिना पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA की परवाजों की यूरोप और बरतानिया आमद पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाजों से मुतालिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सफीरों से राबता किया, जिसके बाद PIA को यकमता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाजत दी गई है। ताहम PIA के इस्लामाबाद लंदन और वापसी की परवाजें PK 786 और 785 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी, जबकि दीगर परवाजों का ऐलान जल्द किया जाएगा। PIA इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर मुसलसल यूरोपियन हुकाम से राबते में है। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक, बताइएगा, फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ था, लेकिन यूरोपीय यूनियन की जानिब से इजाजत दे दी गई है 3 जुलाई तक। क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक सफीरों से राब्ता हुआ है। PIA को यकम तक 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की हुक्म सानी इजाज़त दे दी गई है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि PIA इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर मुसलसल यूरोपीय हुकाम से राब्ते में थे, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। इससे पहले जब एक हादसा हुआ, फिर हमारे वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने ये बयान दिया कि हमारे 272 जो हैं वो PIA के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस जो हैं जाली हैं, जिस पर एक PIA ने 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी थी यूरोप में PIA के प्रवाजों के लिए। लेकिन अब जो है 3 जुलाई तक कर दिया गया है, ताकि वो अपने जो 3 जुलाई तक हैं प्रवाजें एक। जी अली तारिक, ये बताइएगा, गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से पाकिस्तान का PIA पर 6 माह की पाबंदी लगाई गई थी। जैसा आपका बताना है कि 3 जुलाई तक ये पाबंदी हटा ली गई है, तो क्या 3 जुलाई के बाद 6 माह की जो पाबंदी लगाई गई थी वो बरकरार रहेगी? जी, 6 माह की जो पाबंदी है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, और उस पर जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी शोर शराबा कर रही है कि वफाकी वजीर जो हवाबाजी के गुलाम सरवर साहब हैं उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर PIA में मसला भी था तो इसको खुद बैठ के सॉल्व करते, ना कि मीडिया में आके ऐसे बयान देते, जिसकी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने ये फैसला किया। बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन की जानिब से 3 जुलाई तक परवाजों की इजाज़त दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से 6 माह की पाबंदी आयद कर दी गई थी, मगर सिफारती कोशिशों की बिना पर 3 जुलाई तक इजाज़त दे दी गई है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुलाम सरवर को विफाकी वजीर के ओहदे से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने दरख्वास्त की समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि
262 पायलट से मुतालिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। PIA की प्रवासों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर को चाहिए था कि किसी की डिग्री जाली थी तो खुफिया कार्रवाई करते। गुलाम सरवर खान की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से मुल्क की जग हंसाई हुई है। अब बात करेंगे पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल नहीं किया जाएगा। मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल लीवी में 10 रुपए तक फौरी कमी की तजवीज़। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड 25 रुपये 18 थी। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की वजह करार दिया गया था। उसी रोज पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से ओगरा को इरसाल किए गए खत में कहा गया था कि मोगास और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से 1 जुलाई 2020 से पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले मुमकिना इजाफे का माली फायदा हासिल करने के लिए मुल्क भर में रिटेल आउटलेट्स पर मसनूआत की फराहमी में कमी की जा सकती है। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान उस वक्त खत्म हो गया जब पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये तक फौरी कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। बात करेंगे एहतसाब अदालत के हवाले से। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस से मुताबिक हुई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत में पेश कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। कोरोना पॉजिटिव हूँ, इलामात अभी भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में इस्तदा हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी केस की समाअत जो है आज हुई। ये समाअत जो है इसमें अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तोसी कर दी है। ताहम अदालत की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का रेफरेंस कब तक दायर कर दिया जाएगा और उस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि शहबाज शरीफ से जरूरी तफ्तीश करनी है। तफ्तीश मुकम्मल होते ही रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया जाएगा, जिस पर फाजल जज ने मजीद इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ पेश ना हो तो इसमें बाकियों का क्या कसूर है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ से जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास आ चुका है। तमाम हमजा शहबाज शरीफ ने आज जो है वो एहतसाब अदालत आकर रोस्टर में जाकर अपनी हाजिरी जो है वो भी लगवाई, जबकि अदालत में शहबाज शरीफ की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त थी वो जमा करवाई गई। उसमें बताया गया कि वो कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से वो घर में ही करंटीना में है और डॉक्टरों का मशवरा है कि वो अभी 2 हफ्ते तक बाहर नहीं आ सकते। ताहम उसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक का तोसी कर दी गई है। जी शुएब हाशमी, ये बताइएगा कि वकला की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून के वकला थे उनकी जानिब से ये मौका अख्तियार किया गया कि चूँकि ये रेफरेंस जो है नैब की जानिब से अभी तक जाहिर नहीं किया गया, इसमें ज़ात दफ़ा हमजा शहबाज को जब भी अदालत ने बुलवाया है तो वो अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन नैब की जानिब से अभी तक रेफरेंस जो है वो दायर नहीं किया गया। कोई वाज़ेह और ठोस शवाहिद जो है वो भी पेश नहीं किए गए। तो इस सूरत हाल में जो मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे, जो मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के वकला थे, उन्होंने नैब के खिलाफ जो है भरपूर दलाइल दिए और उनका कहना था कि इसकी जमानत जो है उसके लिए भी दरखास्त की थी जो कि हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि नैब पर दबाव डाला गया कि अगर वो रेफरेंस दायर करना चाहते हैं तो वो फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे से जो है 100 दिन से ज़्यादा तकरीबन हो चुके हैं जिसमें हमजा शहबाज शरीफ को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक नैब की जानिब से रेफरेंस दायर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। हमजा शहबाज बाकायदगी से पेश होते हैं लेकिन अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ानी हैं कि जब वज़ीर आज़म कहे मैं नहीं जा रहा तो समझें कुछ हो रहा है, ना कर सकती है और ना आज तक हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी था कि साबिक सदर मुशर्रफ 9 साल इक़्तिदार में रहे और मसाइल छोड़ कर गए। परवेज़ मुशर्रफ को अच्छा कहने वाले ही इमरान खान को अच्छा मानते हैं। आज भी अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ پائلٹ سے متعلق بیان نے دیگر بہترین پائلٹس کو بھی پریشان کر دیا۔ سول ایویشن نے اطمینان بخش کام نہیں کیا۔ 262 پائلٹس کے لائسنس کے متعلق مشکوک اور جعلی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پائلٹس لائسنس جعلی ہوتے نہ ہی مشکوک ہوتے ہیں۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 91 اموات ہو گئی ہیں، تعداد 4395 ہو گئی۔ 133 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، مریض 2,13,000 سے۔ ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید 4133 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 2,13,470 ہو گئی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا کے اب تک 76,265 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 84,640، خیبر پختونخوا میں 26,598، بلوچستان میں 10,476، اسلام آباد میں 12,912، آزاد کشمیر میں 1,093 اور گلگت بلتستان میں 1,479 کیسز ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 1,762 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 1,377، خیبر پختونخوا میں 951، اسلام آباد میں 128، گلگت بلتستان میں 26، بلوچستان میں 121 اور آزاد کشمیر میں 30 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 22,418 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 13,05,510 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 1,05,85,000 مریض ہو چکے ہیں، ہلاکتیں 5,13,000 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی 5,13,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,05,00,000 سے زائد ہے۔ کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 57,95,000 سے زائد ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ 57,788 افراد کی حالت تشویشناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مزید 308 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,03,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں 27,27,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ برازیل امریکہ کے بعد 14 لاکھ سے زائد کرونا کیسز والا دوسرا ملک بن گیا، جہاں کرونا سے مزید 542 افراد ہلاک ہو چکے۔ اموات کی تعداد 59,600 سے زائد ہے، جبکہ کیسز کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ روس میں کرونا سے مزید 154 افراد کی ہلاکت کے بعد اموات کی تعداد 9,300 سے تجاوز کر چکی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل اکس گئے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ علاقے 17 جون کو 14 روز کے لیے بند کیے گئے۔ لاک ڈاؤن والے 7 علاقے 3 جون تک بند رہیں گے۔ کرونا وائرس پر قابو پانے پہلے فیز میں بند ہونے والے لاہور کے 61 علاقے کھل گئے۔ 7 علاقوں کی بندش میں 3 روز کی توسیع کر دی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں اے بلاک، B1، E، F2 بلاک، G بلاک، HJ، RB بلاک کھول دیا گیا۔ کینال ویو سوسائٹی، بابڈا ٹاؤن، PCSIR کے علاقے کھول دیے گئے۔ DHA فیز 1 کے تمام سیکٹر کھول دیے گئے۔ عسکری 10، DHA فیز 3 اور 5B کھولنے والے علاقوں میں شامل ہے۔ اولڈ انارکلی، کریم پارک، حکیم والا بازار، چھوٹا ساندہ کو کھول دیا گیا۔ شاد باغ محلہ گول باغ کے علاقے کی سیل گلیوں کو بھی کھول دیا گیا۔ واگا کے علاقے میں گلی نمبر 10 محلہ شاہ نوردارو دروگا والا کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ 61 علاقوں کو انسیل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد 7 علاقے ہیں جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شہراز نثار۔ شہراز نثار، بتائیے گا کن علاقوں کو کھولا گیا ہے اور کن علاقوں پر تاحال پابندی برقرار ہے؟ جی، ٹوٹل 73 علاقے جو ہے ان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور کل جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 15 دن کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، لیکن جو پہلے سے لاک ڈاؤن جاری تھا اس میں جو ہے وہ 61 علاقوں میں سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری CCP لاہور سے بات ہوئی ہے ذوالفقار حمید سے، انہوں نے یہ کہا ہے آج بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ RPO کانفرنس جاری ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر شعیب دستگیر کی صدارت میں تمام ڈسٹرکٹ پولیس افسران جو ہے وہ لنک کانفرنس کے لیے اس ایمرجنسی جو کانفرنس کی جا رہی ہے وہ شامل ہے اس میں، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے بڑھایا گیا ہے
اس کے مطابق جو بھی SOPs جاری کیا جائے گا پولیس کے لیے، وہ پولیس اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کروائے گی۔ لاہور میں ڈیفنس، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن کے بہت سے علاقوں میں جو لاک ڈاؤن تھا اس کو ہٹا لیا گیا ہے، جبکہ بہت زیادہ جو ٹربل سپاٹ تھے جو وہاں پر ابھی بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آج یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 مارچ سے جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا لاہور اور گردورہ میں، آج اس کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 100 دنوں کے دوران جو ہے وہ جو مطلوبہ نتائج ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے، وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور کرونا وائرس جو ہے وہ روز بروز پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ SOPs 71 SOPs بنائے گئے ہیں۔ ان شیرازی سر بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ 100 دن ہو چکے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کو، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکے، کیا وجہ ہے کہ حکومت مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی؟ دیکھیں جی، حکومت نے تو پھر SOPs جاری کر دی ہیں، ابھی جو 15 دن کا لاک ڈاؤن بڑھایا گیا ہے، لیکن جب تک اس پر شہری عمل درآمد نہیں کریں گے، پولیس سے جھڑپیں ہی ہوتی رہیں گی، تو ناکوں پہ تو کرونا وائرس کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کرونا وائرس کو جو ہے وہ صرف اسی صورت شکست دی جا سکتی ہے کہ ہم SOPs پر عمل درآمد کریں۔ اگر SOPs میں لکھا جاتا ہے کہ جی فیملی کا ایک شخص جو ہے وہ گھر سے باہر جا کر وہ سودا سلف بھی لا سکتا ہے یا کچھ اور چیزیں وہ لا سکتے ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، نیم سرکاری ملازم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی آ جا سکتے ہیں، تو اس کو اگر پوری فیملی کو باہر لے کے نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، اور ناکوں پر جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے پولیس سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان 100 دنوں کے دوران اگر صرف 2 لاکھ گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو بند کیا جاتا ہے پنجاب میں، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان SOPs پر عمل درآمد کریں، تاکہ ہم اب 22ویں نمبر پر آ گیا، پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر میں 22ویں نمبر پر آ گیا ہے کہ کرونا وائرس جہاں پہ پھیل رہا ہے تیزی سے۔ امریکہ جیسی ریاستیں اگر بند کر دیتی ہیں تو پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے پاس نہ تو وہ وسائل ہیں اور نہ ہی ہم اتنی تیزی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سپریڈ ہو گیا اور پھیل گیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جیسا آپ نے سنا کہ 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تاحال ابھی تک جو SOPs ہیں ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، شہری SOPs کو فالو نہیں کر رہے، یہی وجہ ہے کہ کورونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے توسیعی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پرائمری اینڈ سیکنڈ مطابق نوٹیفیکیشن کا اطلاق فی الفور ہوگا، جو 15 جولائی تک نافذ۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان تعلیمی ادارے، شادی ہالز، ریسٹورنٹس، پارک اور سنیما ہالز بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام کاروباری مقامات صبح 9 سے شام 7 بجے تک، سوموار تا جمعہ کھلے رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز اور آٹا چکی، تندور، زرعی ورکشاپس 24 مشکلات کا شکار ہو گئے۔ دیکھتے ہیں شجر الدین کی رپورٹ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اسٹیج فنکار ہو گئے پریشان، مالی مشکلات سے دوچار فنکار فاقہ کشی پر ہو گئے مجبور۔ اداکار طاہر نشاد، گلفام اور شاہد خان کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام کاروبار کھل چکے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب تھیٹرز کو کھولنے کی بھی اجازت دیں۔ میری ریکویسٹ ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کہ ہم آرٹسٹ ہیں، ہم بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے تھیٹرز کھول دیے جائیں اور جو SOPs کا آپ کہیں گے ہم ان پہ عمل کریں گے۔ جی جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، میری اور میرے سارے فنکاروں کی یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اسٹیج ڈرامے پلیز براہ کرم کھول دیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی تدابیر کے مطابق ہم ڈرامہ کریں تاکہ لوگ انٹرٹین بھی کریں اور محفوظ بھی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ فنکار برادری پہلے ہی 2-2.5 ماہ سے بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے جناب، ان کو جو ہے یہ بھوک سے مرنے نہ دیا جائے۔ فنکاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کے باوجود ابھی تک تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ موجودہ حکومت نے تھیٹرز فنکاروں کی کوئی مالی امداد نہیں کی۔ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت ہمارا ساتھ دے۔ شجر الدین، TV ٹوڈے، لاہور۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत को मुलव्विस करार दे दिया। कहते हैं कोई शक नहीं, हमले का मंसूबा भारत में बनाया गया। दहशतगर्दों का मंसूबा पाकिस्तान के मुलाज़मीन को यरगमाल बनाना था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे हीरो सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार खुदायार हुसैन अली हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम दुश्मनों के खिलाफ हमारी पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के हीरोज हैं जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ। इंस्पेक्टर शाहिद शहीद और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हसन अली, उनकी जो बहन को पता चला कि वो शहीद हो गए तो उनको भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस दुनिया से निकल गई। तो मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियां दे के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते। और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता, उन सबका पता है, ये मेरे लिए अहमियत है। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत बुरी नहीं थी, लेकिन एनआरओ देना ठीक नहीं था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में दस्तावेज़ात लहराई के लिए लंदन फ्लैट्स के सबूत हैं, लेकिन वो जाली थी। नवाज शरीफ की बदकिस्मती के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आदमी की अब बात करता हूं जो यहां अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहां नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए। अब इन्होंने बताना था कि पैसा आया किधर से। इसकी बदकिस्मती नवाज शरीफ की, इसको क्या पता था कि इसने सुप्रीम कोर्ट में चले जाना है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो पता चला कि ये दस्तावेज तो फेक थे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक और जाली चीज आ गई, कतरी खाता आ गया। और ये साहब यहां बैठ के कहते हैं मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनमा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। यानी कौम का पैसा चोरी करके मुल्क का सरबराह बाहर लेके जा रहा है। ये डेमोक्रेट्स नहीं है। वहां तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे। मैं जवाब दे ही नहीं हूं, वो नैब में बुलाओ, मैं जाता ही नहीं हूं। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वाटर एंड पार्क मिनिस्टर, वो दुबई की 5 साल दुबई की कंपनी से 15-20 लाख रुपया ले रहा है महीने की तनख्वाह। ये जो कहते हैं ना, ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं एनआरओ आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि 41 वोटों की अक्सरियत से बजट मंजूर हुआ, जो वाज़ेह सबूत है कि पीटीआई और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि बजट में तजवीज़ करदा इक़दामात से मईशत का पका और रोजगार की नई राहें खुलेंगी। आलमी कसाद बाजारी और मुल्की माशी चैलेंजेस के तनाजुर में टैक्स फ्री बजट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम दोस्ती का मजहर है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन ने गैर यकीनी का माहौल पैदा करके आवाम में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश की और अपनी सियासी सोच को खोखलेपन का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद हैं। आज अहम मुलाकातें करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान के लिए एक वही इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। अवाम की उनके अलावा कोई भी मंजूर है, इस हुकूमत को अब जाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर में मौजूद हैं। आज अहम मुलाकातें करेंगे। वो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान पंजाब के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कहा कि हमें पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पास पीटीआई का वज़ीर आज़म है। इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, इस हुकूमत को जाना होगा।
اس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، بلاول بھٹو زرداری لاہور میں موجود ہیں اور اہم ملاقاتیں کریں گے، کن شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گزشتہ رات جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے تھے اور لاہور میں جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے اب وہ رہیں گے، کیونکہ ان کا خواہش تھی کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی جو ہے اس کو منظم اور مستحکم کریں، تو اس پرپز کے لیے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور آئے ہیں۔ لاہور میں آج شام جو ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ پریس کانفرنس سے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم خود کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ واحد آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس وزیر اعظم سے نجات جو ہے وہ حاصل کرنے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تاہم بلاول بھٹو زرداری لاہور میں 10 سے 12 روز کا قیام کریں گے۔ تاہم ذرائع کے مطابق وہ لاہور میں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جس میں مختلف ڈویژنس کے جو رہنما ہیں پنجاب کے وہ آگے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی کریں گے۔ تاہم بلاول بھٹو کے لاہور کا دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں اے پی سی کے حوالے سے جو ہے معاملات بھی طے کی جائیں گے کہ بلاول بھٹو نے اس سے قبل مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں شہباز شریف، ان سے مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے جو ہے وہ کیے ہیں اور اے پی سی کے حوالے سے مشاورت بھی کی ہے۔ تو اس بار بھی امید ہے کہ وہ لاہور میں اپنی مصروفیات جو ہیں وہ سیاسی اہم گزاریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ لیگی جو مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ہیں ان کی آپس میں بھی جو ہے وہ ملاقاتیں اس میں متوقع ہوں گی، اور پنجاب میں جو ہے وہ ایک نیا گڑھ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سیاست کا نیا ایک گڑھ بنے گا اور نیا سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ پنجاب میں شروع ہوگا۔ تو اس حوالے سے بلاول بھٹو کا جو دورہ لاہور ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ شعیب ہاشمی، یہ بتائیے گا، جیسا کہ بلاول بھٹو نے کہا اس حکومت کو جانا ہوگا، یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ عوام کو کوئی بھی منظور ہے، تو کیا اے پی سی بلوانے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جو دائر کی جائے گی اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور کیا جائے گا؟ جی بالکل، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھی پائپ لائن میں موجود ہیں، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ اے پی سی بلائی جائے گی۔ اب یہ بڑوں کی اے پی سی جو ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مشاورت کی جائے گی، کیونکہ اس سے قبل پنجاب میں جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب کے لیول پر ایک اے پی سی بلائی گئی تھی۔ تاہم اس اے پی سی کی جو سفارشات ہیں وہ جو مرکزی قائدین ہیں ان تک پہنچائے گئے تھے، جس کے بعد بلاول بھٹو کی جانب سے تجویز آئی تھی کہ اے پی سی بلائی جائے اور حکومت کے خلاف جو ہے مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے۔ تو اس حوالے سے بلاول کا یہ دورہ جو لاہور ہے اس میں ہم رہیں گے اور یہاں پہ وہ مختلف پنجاب کے علاقوں کا مزید دورہ بھی کر سکتے ہیں، مختلف رہنماؤں سے مل بھی سکتے ہیں، تو یہاں پہ وہ ایک رائے ہموار کریں گے تاکہ اے پی سی بلوا کے تو اس میں تمام پر مشاورت کی جائے۔ اس مشاورت میں دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی میں حکومت کے خلاف کون کون سی جماعتیں طریقے عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اس سے متفق ہوتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے بھی ایسی ایک مشاورت کی گئی تھی جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے طریقے عدم اعتماد لانے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اے پی سی کا جو مشاورت اس میں کی جائے گی تو اس کا اعلامیہ جو ہے وہ کیا ہوگا اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ کس ایجنڈے پر متفق ہوتی ہیں۔ تاہم کوششیں کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم کی بات کریں تو وزیر اعظم کے اتحادی جو ہیں وہ بھی ان سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اپوزیشن کے پاس ایک اچھا وقت ہے، اچھا ٹائم ہے کہ ان تمام چیزوں کو کیش کرنے کے لیے، اور حکومت سے جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری کل کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کے علاوہ ہمیں کوئی بھی وزیر اعظم منظور ہوگا۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں موجود ہیں، 10 سے 12 روز گزاریں گے اور اہم ملاقاتیں کریں گے، اس کے علاوہ رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے، اے پی سی بلوانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں ہاؤسنگ کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے باعث این او سی ہے اور نہ 2 لاکھ افراد کو فائلیں فروخت کر دی گئی ہیں۔ راولپنڈی کی بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی نے کرپشن اور فراڈ کی داستان رقم کر دی۔ 34 کینال پر بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے 2 لاکھ افراد لٹ گئے۔ بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان سعد نذیر اور ندیم اعجاز نے ویب سائٹ اور میڈیا پر دلکش تشہیر کی، خوبصورت دفتر، دلکش انٹری گیٹ بنا کر سینکڑوں افراد سے 118 ارب روپے لوٹ لیے۔ بلیو ورلڈ کے مالکان حساس اداروں کا نام استعمال کر رہے ہیں، سرکاری اراضی چھوڑی نہ غریب لوگوں کی زمین۔
जो भी बोला इसे बंदूक के जोर पर खामोश करा दिया जाता है। बाज़ाबिता कब्जा ग्रुप डिक्लेयर होने के बावजूद किसी इदारे ने कोई नोटिस न लिया। आरडीए और पुलिस कब्जा ग्रुप की मुआवन बन गयी। जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने वाले सैकड़ों मुतासिरीन की नैब, एंटी करप्शन और आरडीए को दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई न हो। रावलपिंडी के ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी में हजारों अफराद लुट गए। मुतासिर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी के ऑफिस पर एहतजाज भी किया। एनओसी है और ना ही जमीन। 34 कैनाल को कई 118 अरब रुपए दबोच लिए गए। टीवी टुडे मुतासरीन की आवाज। मुतासरीन ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी के ऑफिस पहुंच गए और शदीद एहतजाज किया। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान बचने के लिए हसास अदारों का नाम भी इस्तेमाल करने लगे। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के मालिक असाद नजीर ने इतराफे जुर्म भी कर लिया कि सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है। रजिस्ट्रेशन पे कोई लॉ नहीं है मेरे भाई। एनओसी एक डिफरेंट प्रोसेस है। ये सर हमारी कॉर्पोरेट डीलिंग्स है, आप तशरीफ लाएं। ये सर हमारी कॉर्पोरेट डीलिंग्स है, आप तशरीफ लाएं। रजिस्ट्रेशन पे कोई लॉ नहीं है मेरे भाई। एनओसी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बाज़ाब्ता तौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान कर दिया। उस्मान को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का पहला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जबकि इनको एडिशनल आईजी साउथ मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली में खिताब के दौरान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्तान में पुलिस ब्यूरोक्रेसी और भावलपुर में सिविल ब्यूरोक्रेसी का सेटअप कायम कर दिया गया है। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनूब पंजाब सेक्रेटेरिएट के आइंदा माली साल के बजट में 1 अरब 50 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से अपना एक बड़ा वादा पूरा कर दिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कहती है उसे करके दिखाती है। इस सेक्रेटेरिएट के क़याम से जनूबी पंजाब के आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल करने में मदद मिलेगी। जनूबी पंजाब के लिए 33% बजट की रिंग फेंसिंग कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तमाम इत्तेहादी एक पेज पर हैं, इख्तिलाफात की अफवाहें होंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमारा अवामी मसाइल के हल के लिए है जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। पंजाब और मरकज में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को कभी ताबीर नहीं मिलेगी। सूबाई बजट मंजूर होने पर वज़ीर आला पंजाब और तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद पेश करते हैं। बजट की मंजूरी के अमल में हिस्सा लेने वाले अरकान असम्बली का किरदार काबिल तहसीन है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ ने बतौर इत्तेहादी बजट की मंजूरी में मरकजी और पंजाब में भरपूर हिस्सा लिया और बतौर इत्तेहादी साथ दिया। बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवान को सोपोर के इलाके मॉडल टाउन में शहीद कर दिया। नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से सोपोर में गाजी फौज ने इलाके को सील करके घर घर तलाशी ली और इंटरनेट मोबाइल सर्विस भी बंद कर दी। बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहमान ने हक के खुद इरादियत से दस्तबरदारी के भारतीय दावे की तरदीद कर दी। कहते हैं हुर्रियत का मतलब मकासद से पीछे हटना नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत शहीद की हिफाजत से नहीं रोक सकती। सैयद अली गिलानी ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों को दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया की खबरों में सदाकत नहीं है। जब तक जिंदा है कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। आखिरी सांस तक भारतीय इस्तेमार से बरसरे बेकार रहेंगे। सैयद अली गिलानी ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों की कोशिश उनके खून में रची बसी हुई है। दुनिया की कोई ताकत इस मकसद की हिफाजत से नहीं रोक सकती। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज।
इलाकाई खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां पर गर्मी के सताए हुए शहरियों ने रसूल बैराज का रुख कर लिया, जहां पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अवान वहां पर मौजूद। मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि कोरोना वायरस ने जो है वो अपने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और पार्क और जितनी भी तफरीगाहें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े जो है सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। फिर भी गर्मी के सताए हुए लोगों ने यहाँ पे रसूल बैराज का रुख किया है। इस वक्त मैं रसूल बैराज पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, हम लाहौर से आए हैं और यहाँ पर आके हम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना लाहौर में तमाम सैरगाहें वो सारी बंद हुई हुई हैं, तो सिर्फ यही जगह बची है सैर करने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह है और सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उनको यहाँ पे आके सैर करना कैसा लग रहा है। जी बताइएगा, कैसे आपको महसूस हो रहा है? क्या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फन कर रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। जैसा कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं उनकी आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे दरिया के किनारों का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो बढ़ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का कहना है कि दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। वायरस कल आना अभी बाकी है। 6 माह गुजरने के बावजूद कोरोना वायरस में कमी देखने में नहीं है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने दुनिया को फिर खबरदार कर दिया। अपने एक बयान में इदारा सेहत के सरबराह ने कहा कि कोरोना तेजी से दुनिया में पंजे गाड़ रहा है। 6 माह गुजरने के बावजूद कोरोना के फैलाव में कमी आती दिखाई नहीं दे रही। वायरस कम होने के बजाय तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आलमी सतह पर हुकूमत ने इकदाम ना किए तो वायरस से लोग तेजी से मुतासिर हो सकते हैं। लोग चाहते हैं कि मामूलात जिंदगी पहले की तरह बहाल हों तो एहतियात करना होगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।